Okay, coming to our station number 5. No, sorry, station number 4. Squamous carcinoma of the left lateral border of the tongue, 3x3 lesion with ipsilateral nodes of 1B palpable. Stage the lesion, treatment plan. Will you refer for chemo or radio, reconstruction options, follow-up protocols, and chemotherapeutic agent name? So, number 1 is the stage the lesion. अगर स्टेज क्या है, सॉरी इसका टी क्या बन रहा है, T2 बन रहा है, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर से लेके 4 सेंटीमीटर तक का है, तो दैट इज़ 3x3 सेंटीमीटर. ठीक है. दूसरा आपका जो DOI है वो आपके फाइनल रिजल्ट के ऊपर आएगा, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम अपनी दैट इज़ P बनता है ना वो आपका, ये आपका क्लिनिकल स्टेजिंग होगी, और इसके अंदर आपकी ये T2N1 बन रहा है. ठीक है. सो T2N1 जो है वो आपकी स्टेज 3 बनती है. जब भी ये याद रखें, मैंने इसको थोड़ा याद किया हुआ था कि जब तक जैसे ही आपका N1 हो जाएगा तो वो आपकी स्टेज 3 पे चला जाएगा, मतलब नॉट टेकिंग इन द कंसिडरेशन कि आपका T साइज़ क्या है. ठीक है. अगर N पॉजिटिव है तो वो आपका स्टेज 3 पे चला जाता है. इसमें T2N1MX है क्योंकि हम इसके अंदर इन्होंने हमें जो है वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस का आपको असेसमेंट नहीं दी हुई. सो ये हमारी स्टेज 3 बनती है. ठीक है. कमिंग टू द ट्रीटमेंट प्लान, आप करेंगे जी इसकी कंपार्टमेंट हमें ग्लॉसेक्टमी, जिसके अंदर जो है वो ग्लॉसेक्टमी की पूरी का पूरा जो मैंने आपको आर्टिकल शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आप देखेंगे तो ये आपकी बनती है कंपार्टमेंटल हमें ग्लॉसेक्टमी, जिसके अंदर आप जो है अलॉन्ग विद योर इंट्रिंसिक मसल, एक्सट्रिंसिक मसल, जीनियोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, टाइलोग्लॉसिस, प्लेटोग्लॉसिस, आपकी जो है वो लिंगुअल नर्व भी जाएगी, हाइपोग्लॉसल नर्व भी जाएगी, और अलॉन्ग विद दैट एंड ब्लॉक आपकी डिसेक्शन हम करेंगे, क्या कहते हैं, नेक डिसेक्शन होगी आपकी. ठीक है. नेक डिसेक्शन एन ब्लॉक इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेक पॉजिटिव है. बाकी आपको जो टंग का हमने करवाया था लॉन्ग केस, उसके अंदर बताया था कि प्रोफिलैक्टिक नेक डिसेक्शन की क्या क्या इसके अंदर इंडिकेशंस हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि नेक पॉजिटिव है तो MRND हम करेंगे, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करेंगे. इसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि आपकी जो लीन है दैट इज़ क्रॉसिंग द मिड लाइन, यहाँ पर ये टिप पे है या फिर आपकी जो है ये मिड में है या नहीं है. बट एज इट इज़ सेड कि ये 3x3 सेंटीमीटर है, तो आप ये मेंशन कर दें कि एज द साइज ऑफ द लीन इज़ 3x3 सेंटीमीटर, इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग द मिड लाइन, तो फिर उसके अंदर हम बायलैटरल नेक डिसेक्शन हमारा इंडिकेशन बनेगी. ठीक है. और बायलैटरल नेक डिसेक्शन में आपको बताया था कि एक साइड की आप जो है वो जो पॉजिटिव नोड है जहाँ पर वो MRND करेंगे, और दूसरी साइड पर आप END करेंगे. ठीक है. सेलेक्टिव नेक डिसेक्शन करेंगे. ठीक. ओके. सो आपने उसके हेमिग्लोसेक्टमी करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस. तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस में ये है कि ये याद रखेंगे, मैंने छोटा सा लॉगरिदम बनाया हुआ है, मैं शेयर भी कर दूँगी. ये हमारी उस वक्त डिस्कशन हमारी एंड में रह गई थी, इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे अपने एक्सटेंडेड लेक्चर्स जो लेंगे उसमें भी आपको हम बताएंगे कि लेस देन 1/3 अगर आपकी जो है वो आपने एक्सरसाइज किया है अपनी पेशेंट की टंग को, वो आप लेज़र एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप स्कैल्पल के थ्रू कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, जो टिप है अपने पेशेंट की टंग की, उसी को हम रोटेट करके प्राइमरी क्लोयर कर सकते हैं. ठीक है. अगर लेस दैन 1/3 है. अगर 1/3 से 2/3 है तो उसके अंदर आपने हेमिग्लोसेक्टमी और फ्लोर ऑफ द माउथ को इंक्लूड किया है. फ्लोर ऑफ द माउथ को इंक्लूड किया है तो फिर आप रेडियल फ्री फोर आर्म फ्लैप या ALT लगा सकते हैं. अगर आपने फ्लोर ऑफ द माउथ को इंक्लूड नहीं किया तो रेडियल फ्री फोर आर्म फ्लैप के साथ साथ आपके पास सेकेंड ऑप्शन सब मेंटल आर्टरी फ्लैप भी है. लेकिन अगर आपने लेवल 1 को इसके अंदर लेवल 1 नेक डिसेक्शन की है और अलॉन्ग विद दैट फ्लोर ऑफ द माउथ यानी इन्वॉल्व आप था, और आपने लेवल 1 भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, तो फिर आपका सब मेंटल आर्टरी फ्लैप की इंडिकेशन नहीं बनती. अदरवाइज रेडियल फ्री फोर आर्म फ्लैप और ALT. और इसके अंदर जो मेन कंसर्न होता है रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर वो ये है कि आर्टीरियल, जैसे ये ALT का आपको बता रहे हैं, तो उसके अंदर इशू ये बनता है कि जो आपकी क्या कहते हैं एंट्रोलैटरल थाई फ्लैप है, इसके अंदर इशू ये बनता है कि इसकी बल्क ज़्यादा होने की वजह से जो मोबिलिटी है टंग की वो इफ़ेक्ट होती है, और उसके लिए जो है वो आपको फिर इसको या तो डीएप्थलाइज करना पड़ता है या छोटा जो है आपको इसका वो लेना पड़ता है. उसके अंदर इसकी मॉडिफिकेशंस हैं, वो भी इंशाल्लाह जब रिकन्स्ट्रक्शन का हम आपको बताएंगे तो मॉडिफिकेशंस भी आप देख लेंगे. लैस्किन के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन दी हुई है और बहुत अच्छी दी हुई है. अदरवाइज रेडियल फ्री फोर आर्म फ्लैप है जो कि आपका क्या है, ये लेस वो होता है, ये थिन फ्लैप होता है, प्लाएबल होता है, और दैट इज़ मोर गुड ऑप्शन फॉर दी टंग रिकन्स्ट्रक्शन. ठीक है जी. अच्छा, दूसरी मैंने आपको बात क्या बताई, हाँ, इसके अंदर दूसरी बात ये कि जब भी आप इसकी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तो पोस्ट ऑपरेटिव आपने क्या है स्पीच थेरेपिस्ट के पास पेशेंट को ज़रूर रेफ़र करना होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिमेनिंग टंग होती है वो डीनर्वेटेड होती है, जो रिमेनिंग जो टंग होती है
उसकी क्रॉस इनर्वेशन जो है वो आपके इसके अंदर नहीं आती, जो आप फ्लैप डालते हैं वो आपका फ्लैप डीनर्वेटेड होता है और उसकी वजह से मोबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, स्पीच जो है वो इफेक्ट होती है, बिकॉज उसके लिए आपको इसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजना पड़ता है। सो पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी के लिए आप कब भेजेंगे, जब आपका क्या है पैथोलॉजिकली T3 या T4 आएगा, मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हैं, लेवल 4 या 5 नोड्स इन्वॉल्व हैं, पेरीन्यूरल पेरीवेस्कुलर स्प्रेड है या वेस्कुलर एम्बोलिज्म है। और ये जो है ये स्टेलन मेरान के अंदर आपके दिया हुआ है कि एडवर्स फीचर्स ए या एडवर्स फीचर बी। एडवर्स फीचर ए के अंदर मैंने आपको बता दिया PT3 PT4 मल्टीपल नोड्स, रेट्रोफ्रेंजियल नोड्स लेवल 4-5, पेरीन्यूरल पेरीवेस्कुलर स्प्रेड या वेस्कुलर एम्बोलिज्म है, ठीक है। और जो आपका पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी की इंडिकेशन है दैट इज़ कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड है आपकी नोड्स का या फिर पॉजिटिव मार्जिन्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास फॉलो प्रोटोकॉल जाता है। अच्छा, ये जो आपकी है ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक डिसेक्शन का जब लेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल हम बताएंगे कि आपको एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड कैसा नज़र आता है, इमेजिंग के ऊपर कैसा नज़र आता है, और आपको पेरीवेस्कुलर स्प्रेड कैसा नज़र आता है, न्यूरल जो स्प्रेड है वो आपको इमेजिंग के ऊपर कैसा नज़र आएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपको लिम्फ नोड की बाउंड्रीज, उसके कंटेंट्स, नेक डिसेक्शन का प्रोसीजर, उसकी CNG सारा कुछ इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कमिंग टू द फॉलो प्रोटोकॉल, 1 to 3 मंथ्स फर्स्ट ईयर में, 2 to 6 मंथ्स सेकंड ईयर में, 4 to 8 या 4 to 6, कुछ में वर्लिन में 4 to 6 भी लिखा हुआ है, स्टेलन मेरान में, और जो आपकी 4 to 8 लिखा हुआ है, जो आपकी NCCN गाइडलाइंस है वो 4 to 6 मंथ्स कहती हैं इन 3 to 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद ईयरली एनुअली आप उसका क्या कराते हैं, फॉलोअप का प्रोटोकॉल कराते हैं। फॉलोअप में जो है वो विदिन 6 मंथ्स के अंदर आप रूटीन बेसलाइन इमेजिंग करवाते हैं, जो आप प्राइमरी और नेक के लिए पहले भी करवा चुके हैं, वही जैसे MRI अगर कराया है टंग के लिए या आपके चीक वैक्सीनेटर चीक के उसके लिए, तो आप उसको MRI कराते हैं, और अगर आपने CT कंट्रास्ट हैंड CT कराया था तो फिर आप उसमें CT करवाते हैं। एनुअली जो है वो आपको तब करवाते हैं पेशेंट को, ये 6 मंथ्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आप रूटीन करवाते हैं। एनुअली बेसिस पे आप तब करवाते हैं 6 मंथ्स के बाद भी, जब आपके पास जो प्राइमरी एरिया था या फिर आपके पास जो आपने एरिया देखना है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्जामिन या डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, फॉर एग्जांपल की जो ये ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमास है या नेसोफ्रेंजियल कार्सिनोमास है, ठीक है। इनके अंदर फिर आप एनुअली जो है वो रूटीन बेसलाइंस करवाते हैं, बेसलाइन इमेजिंग करवाते हैं जब भी पेशेंट आपके पास आता है। उसके अलावा आप TCH हार्मोन करवाते हैं 6 to 12 मंथ्स अगर आपने नेक इरिडिएट करवाई है पेशेंट की, और उसके अलावा आपका जो फॉलो प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपकी EBV DNA आप करवाते हैं फॉर नेसोफ्रेंजियल कार्सिनोमास, ठीक है। अच्छा जी, coming to your station number 5, that is a 37-year-old female patient was referred for the evaluation of the asymmetry in the left lower jaw on examination. The patient had lateral gnathism to the left side, limited mouth opening and pain in the right TMJ during maximum mouth opening, and palpation and open bite on the right side. She reported that she had sought medical help due to extensive headaches, ठीक है। सो ये आप देखें तो आपको क्लिनिकल पिक्चर के अंदर जो है वो ऑन द एक्स्ट्रा ओरल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ फीमेल पेशेंट आई कैन अप्रिशिएट अ स्वेलिंग एंड facial asymmetry due to a swelling at the left preauricular area, which is extended to the left inferior mandibular angle area infro सुपीरियरली। एंट्रोपोस्टीरियरली आप इसकी लैटरल जो होगी क्लिनिकल पिक्चर उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप इस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी लैटर क्या कहते हैं माउथ डेविएशन या लैट्रोग्नेटिज्म जो है ये बेसिकली आप उसको इमेजिंग मोडालिटी पे या फिर आप उसको क्लिनिकली पैल्पेट करके बता सकते हैं। Second is a 3D reconstruction of a same patient showing a obliteration of the joint space with a temporomandibular joint mass with a condylar mass, okay, विद द कंडालर मैस। आप इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, मेजरमेंट भी थोड़ी बहुत आप इसकी बता सकते हैं, 2 into 3 सेंटीमीटर मीडियो लैटरली, ठीक है, इन द कंडालर एरिया इन्वॉल्विंग दी टेम्पोरल, अगर ये टेम्पोरल बोल तो नहीं करिए, इन्वॉल्विंग द सिग्मॉइड नॉच एंड दी कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ दी, ये इसमें तो कोरोनॉइड प्रोसेस भी नहीं है,
एक मिनट इसको यहाँ से एडिट कर दीजिएगा, CT स्कैन पे है, 3D में तो ऐसा नहीं। ओके, सो दिस इज़ अ 3D रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सेम पेशेंट शोइंग अ कंडालर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट या कंडालर mass, bony mass obliterating the joint space, and it is extending up to the half of the sigmoid notch and inferiorly to the subcondylar area. ठीक है। एंड फिर thirdly जो है that is a coronal CT scan of the same patient, bony window coronal CT scan of the patient showing the hyperdense mass the area of the condylar area in the left condylar area along with the hypodense spaces in the hyperdense mass. Also there is a curvilinear hyperdense line in between the condyle, left condyle and the glenoid fossa of this same left side of the glenoid fossa. Okay, so हमने इसकी कर ली फाइंडिंग। मैंने आपको रेडियोग्राफ पे बता दी कि हाइपरडेंस मैस है, अलॉन्ग विद द हाइपोडेंसिस के अंदर आपको छोटे छोटे मैसेज नज़र आ रहे हैं, स्पेसेस नज़र आ रही हैं। हाइपोडेंस बेसिकली अलॉन्ग विद द कर्विलिनियर एक जो लाइन है जो कि शो कर रही है कि आपकी जो है ये एनकालोसिस नहीं है बेसिकली, बिकॉज क्योंकि ये इसको डिफ्रेंशिएट कर रही है आपकी फ्रॉम द ग्लिनॉइड फॉसा। ठीक है, कम्प्लीटली आपके जो जॉइंट स्पेस है वो लॉस नहीं है। ठीक है, हाउ विल योर डायग्नोसिस एंड हाउ विल यू प्रोसीड। सो डायग्नोसिस की जब बात आएगी तो आपने इसके अंदर आपने DDs बतानी है। आप प्रोविजनल डायग्नोसिस बता सकते हैं, DDs बता सकते हैं, डेफिनेटिव डायग्नोसिस आप डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोपैथ बताएंगे। ठीक है, सो DDs के अंदर आपका बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बता सकते हैं, जिसमें ऑस्टियोकोंड्रोमा है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोब्लास्टोमा है, फिर ऑस्टियोमा है। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है दैट इज ऑस्टियोब्लास्टोमा, बट रेयरली जो है वो ऑस्टियोमा और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा भी इस एरिया में मिलते हैं। आप इसको बिनाइन कह सकते हैं क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी सी जैसे आपने पढ़ा तो उसमें स्लो ग्रोइंग और वो हो तो आप उसको बिनाइन कह सकते हैं। अदरवाइज मेलिग्नेंट भी इसकी DD में आ सकते हैं, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसार्कोमा, सार्कोमास ऑफ द टेम्पोरोकंडालर एरिया आते हैं। बट अगेन ये रेयर एरियाज़ हैं जहाँ पर ये आपको इस किस्म के मीज़ेनकाइमल मेलिग्नेंट ट्यूमर्स मीज़ेनकाइमल मिले। ठीक है, हाउ विल यू प्रोसीड। इसके अंदर आप हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, जिस तरह मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि स्लो ग्रोइंग है या फिर पेनफुल है या नहीं है। ठीक है, बिनाइन नेचर उसके आपको पता चलेगी। अलॉन्ग विद दैट आपको जो है नॉक्टर्नल पेन है या नहीं है, इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मूवमेंट आपकी जो है वो फंक्शनल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं ये आपने उससे पेशेंट से पूछ ली हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पेन जो है वो आपकी एनसेड से रिलीफ हो जाती है नहीं होती है। उसके अलावा आपके जो है वो आपने जो है एज ऑफ द पेशेंट जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की अगर बात करें तो वो लेस दैन 30 ईयर्स में होता है, या ऑस्टियोमा भी जो है आपका वो आपका मेनली एडल्ट में होता है, और ऑस्टियोब्लास्टोमा भी मोर देन 30 ईयर्स के पेशेंट्स के लेस दैन 30 ईयर्स के पेशेंट्स में होता है। ऑस्टियोमा आपका यूजुअली जो है वो एडल्ट पेशेंट्स में होता है अनटिल अनलेस के जो है ये गार्डनर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड हो, जिसके अंदर बच्चे भी जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। सो आपने हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ले लिए। देन कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपको मोस्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी बताए हुए हैं कि पेशेंट हैव अ रिस्ट्रिक्टेड मोशन, उसकी डेविएशन है, एसिमेट्री है ऑन एक्सट्रॉल एग्जामिनेशन, इंट्रॉल एग्जामिनेशन। आपने TMJ का पूरा एग्जामिनेशन इसके अंदर बताना है, जिसके 4 पॉइंट्स हैं, दैट इज़ डेंटल, आर्टिकुलर, सर्वाइकल एंड मस्कुलर। तो उसके अंदर आपने आर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर आपने माउथ की ओपनिंग कंडालर मूवमेंट चेक कर लेनी है, माउथ ओपनिंग चेक कर लेनी है, टेंडरनेस चेक कर लेनी है प्री ऑरिकुलर एरिया के अंदर। उसके साथ साथ आपने जो है वो पेशेंट की इंटरनेसाइसल डिस्टेंस चेक कर लेना है, डेविएशन चेक कर लेनी है, ये सारी आप उसको बताएंगे अपनी आर्टिकुलर कंपोनेंट में। फिर अक्लूजन की बात करेंगे तो इंट्राओरल अक्लूजन आपने चेक करनी है कि ओरिज रेंज तो नहीं है, पोस्टीरियर ओपन वाइड्स तो नहीं है। जैसे लैटोग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं तो वो आपने इसके अंदर क्योंकि मैंशनड है, बट अगर ना हो तो वो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लेंचिंग है, ब्रक्सिज्म है, इस किस्म का कुछ भी है तो वो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, कमिंग टू द सर्वाइकल कंपोनेंट, इसके अंदर जो सर्वाइकल आपके मसल, पहले मस्कुलर कंपोनेंट की बात करते हैं। मस्कुलर कंपोनेंट है तो इसके अंदर सारी एलिवेटर्स और डिप्रेसर जो आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, दैट इज मैसेटर, लैटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, टेम्पोरालिस, इसकी आपने इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, और पैल्पेशन के अंदर जो है वो आपने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। मसल जब भी आप चेक करते हैं उसके अंदर आप उसकी पावर और टोन चेक करते हैं। टोन के लिए आप जो है पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल अगर मुँह खोल रहा है तो आपने मुँह खुलवाना है, बंद करवाना है, एलिवेटर और डिप्रेसर चेक
चेक हो जाते हैं और लैटरल उसके अंदर आपके टेरिगॉइड चेक हो जाते हैं। अगर आपने उसकी पावर चेक करनी है तो वो अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस, किसी भी मसल की पावर चेक करने के लिए आपने अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस करते हैं। पेशेंट कहते हैं मुंह खोले और आप बंद करने की कोशिश करेंगे, बंद करें और खोलने की कोशिश, इसके अंदर अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस आपको मसल की एलिवेटर्स और डिप्रेसर्स पता चल जाएंगे। इसी तरह से लैटरल मूवमेंट्स भी करानी है। सर्वाइकल कंपोनेंट के लिए आप जो है ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लेइडोमास्टर जो आपके एक्सेसरी मसल्स हैं उनकी आप मूवमेंट करा के चेक करेंगे। फिर अगेंस्ट दी मूवमेंट आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस आपकी मूवमेंट करा के चेक करेंगे। तो ये आपका TMJ का पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादातर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, सो उसको हम आगे लेके चलते हैं। कमिंग टू द इमेजिंग, इमेजिंग के अंदर CT जो है वो आपकी जो है वो यूजुअली आप CT गाइडेड जो है इसकी थेरेप्यूटिक्स के अंदर भी जो है वो CT गाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन आती है, जिसके अंदर CT जो है आपको बेसिकली क्या बता रहा है, नीडस बताता है, ठीक है, कि अगर ये दिस इज़ हमारा जो डायग्नोसिस बेसिकली जो हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बन रहा है वो ये दिस इज़ केस ऑफ ऑस्टियोमा बेसिकली जो ये मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। बट अगेन मैंने आपको बताया कि आप DDs अगर तो आपको वो बता देते हैं हिस्टोपैथ के अंदर अगर आपको जो है वो लेमिनल बोन मिलेगी विद लिटिल मैरो यानी कॉम्पैक्ट बोन की आपको जो है वो हिस्टोपैथोलॉजी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो लेमिलेटेड कम्पैक्ट बोन है इनक्लोजिंग द हार्वेजन कैनाल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद ऑस्टियोसाइट्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं, लेक्यूने स्पेसेस नज़र आ रहे हैं विद एम्प्टी लेक्यूने, ठीक है, तो वो फिर आपको ये आपका सजेस्टिव है कि ये आपका ऑस्टियोमा है। ऑस्टियोमा जो है वो 2 तरह का होता है, दैट इज़ एक जो होता है वो कॉम्पैक्ट है, सॉरी बल्कि 3 तरह का, एक कॉम्पैक्ट है, दूसरा कैंसलस है और तीसरा जो है वो मिक्सड होता है। कॉम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादातर आपको मेल्स में मिलेगा, कैंसलस जो है वो फीमेल्स में मिलता है और मिक्स जो है वो उसकी कोई जेंडर प्रेडिलेक्शन नहीं है, ठीक है। सो ये जो है वो आपको इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स मिल जाएंगी। अगर आपको हिस्टोपैथोलॉजी बता देते हैं तो फिर आपको डेफिनेटिव डायग्नोसिस आपका ऑस्टियोमा बनेगा। अदरवाइज जो मैंने आपको बताई है DDs आप उसी को लेके चलेंगे। ऑस्टियोमा या ऑस्टियोब्लास्टोमा की बात की जाए तो उसकी मोटी मोटी बात आपको बता देती हूँ कि ये लेस दैन 30 ईयर्स के अंदर होते हैं। ज़्यादातर जो आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ये कि ये दोनों पेनफुल होते हैं और इसकी लोकल बोनी एक्सपेंशन होती है। जो ऑस्टियोमा ये नॉक्टर्नल पेन होती है, इसमें ज़्यादातर इंटेंस होती है। ऑस्टियोब्लास्टोमा में कांस्टेंट डल एकिंग पेन रहती है। एनसिड से जो है वो ऑस्टियोमा एनसिड्स को रिस्पॉन्ड करता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा रिस्पॉन्ड नहीं करता। जो ऑस्टियोमा है ये लेस अग्रेसिव होता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा मोर अग्रेसिव होता है। ये सेम एक ही डिज़ीज़ की 2 जो हैं वो बेसिकली कहा जाता है कि 2 इसकी स्टेजेस हैं एक तरह की, जिसके अंदर जीन ऑल्टरेशन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट की जब मैचुरेशन हो रही होती है तो उसके अंदर जीन ऑल्टरेशन अगर अर्ली बेसिस पे हो जाए तो वो ऑस्टियोब्लास्टोमा कॉज करती है और लेट हो जाए तो वो ऑस्टियोमा कॉज करती है, ठीक है। दोनों के अंदर आपको ऑस्टियोइड मिलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रिमिटिव वोवन बोन मिलती है और विस्को फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा भी मिलता है। सो ये दोनों एक ही डिज़ीज़ के बेसिकली जो हैं वो डिफरेंट स्पैन्स हैं आप कह लें, ठीक है। अच्छा, और दोनों के अंदर रिकरेंस के चांसेस होते हैं और ट्रीटमेंट दोनों का लोकल एक्सीजन है, ठीक है। कमिंग टू ऑस्टियोमा, ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू द ऑस्टियोमा, तो मैंने आपको बताया कि ये इसकी 3 टाइप्स होती हैं। ये ज़्यादातर पेरानेजल साइनसेस में, ऑर्बिटल वॉल में, टेम्पोरल बोन में, टेरिगॉइड्स में या एक्सटर्नल ईयर कैनाल में पाया जाता है। कंडाइल के अंदर इसके जो है ये रेयरली आपको मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये हेमाटोमा भी इसको कहा जाता है या बिनाइन ट्यूमर है जो कि मेच्योर बोन टिश्यू से बना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेनस बोन के एरियाज़ में ज़्यादातर ये एक्सक्लूसिवली पाया जाता है, ठीक है। और स्कल मैंने बताया कि एरिया में ज़्यादा कॉमन होता है, मैक्सिलोफेशियल एरिया में इतना कॉमन नहीं है और अगर है भी तो वो एरियाज़ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ है। कंडाइल के एरिया में ये लीस्ट कॉमन होता है। 2 तरह की टाइप्स हैं, एंडोस्टियल और पेरियोस्टियल। इसकी बेसिस के ऊपर भी आप इसको यानी क्लिनिकली बेसिस पे एंडोस्टियल या रेडियोग्राफिकल है तो पेरियोस्टियल, एंडोस्टियल, पेरियोस्टियल होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकली कॉम्पैक्ट, कैंसलस और मिक्स्ड फॉर्म के अंदर नजर आता है, ठीक है। और क्लिनिकली मैंने आपको बता दिया कि पेनलेस बोनी एक्सपेंशन होती है। हाँ, एक जो मेन इसका फीचर है वो ये है कि ये सॉलिटरी इसकी जो है ये एक लियन होती है जो कि कॉर्टेक्स के साथ नैरो बेस के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। यानी सेसाइल आपकी बोनी एक्सपेंशन होती है, लेकिन ये सेसाइल नहीं होता, ये आपकी कॉर्टेक्स के साथ नैरो बेस के साथ यूजुअली अटैच्ड होता है, ठीक है। और मतलब ऑस्टियोब्लास्टोमा के वर्सेस ये पेनलेस होता है और ये इस तरह से अटैचमेंट होती है इसकी। अच्छा, उसके अलावा ये है कि टॉरस से अगर आपने टोरॉइस का अगर आप DD बनाए तो वो भी आपको पता है सेसाइल होता है और ये जो है ये नैरो बेस के साथ अटैच्ड होता है। फिर कमिंग टू द मैं आपको बता रही थी इमेजिंग, तो CT स्कैन जो है वो आप इसका नीडस बेसिकली चेक करने के लिए CT स्कैन करते हैं और बोन स्कैन आप करते हैं इसको जो आपका कंडाला हाइपरप्लेजिया वगैरह है उससे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा,
फिर कमिंग टू द ट्रीटमेंट, इसके अंदर लोकल एक्ससीजन इसकी जो है वो ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव एक्ससीजन और फॉलोअप भी किया जा सकता है, कि ये निवा रेगेजी जो है ये कहती है कि कंजर्वेटिव एक्ससीजन में फॉलोअप किया जा सकता है। इस केस के अंदर जो है आप कहेंगे कि आपने क्या करना है, सबकंडालर कंडेलेक्टमी करेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। फॉलोड बाय, अगर कोई एसिमेट्री डेवलप्ड है तो फॉलोड बाय उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे विद विद रिब ग्राफ्ट, ठीक है, और या इलेक्ट्रस ग्राफ्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किसकी अच्छी आगे आती है, ठीक है। और थर्डली मैंने आपको बताया कि इसकी जो है एक नई रीसेंट एडवांसमेंट ये है कि कनेक्टिव टिश्यू गाइडेड रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन भी इसके अंदर की जाती है, और पेन अगर हो पेशेंट को तो उसके लिए हम एंसिड्स देते हैं। और गार्डनर सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड होता है, जिसके अंदर आपकी जो है वो म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम 5 Q21 में। इसके अंदर मैंने वो बनाया हुआ था कि मिस एफ इसकी जो है वो होती है सिंड्रोम की जो ट्रायड है। M इज़ मल्टीपल ऑस्टियोमास, I इज़ इंटेस्टाइनल पॉलिप्स, और F इज़ फॉर फिब्रोमा या फिब्रोमेटोसिस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। अलॉन्ग विद दैट सुपरनिमरिटी, सेबेशियस सिस्ट, और ये मल्टीपल ऑस्टियोमेटोसिस जिसे हम कहते हैं ये होती है, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल पॉलिप्स हैं बेसिकली ये ज़्यादा इसलिए वो होता है क्योंकि ये जब डायग्नोस होता है तो इंटेस्टाइनल पॉलिप्स जो हैं उनकी मिल्किंग ट्रांसफॉर्मेशन का रेट जो है वो थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से वो एडिनोकार्सिनोमा में चेंज होते हैं। एडिनोटाइड पॉलिपोसिस कोलाई, APC इसकी जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ये गार्डनर सिंड्रोम होता है, ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों के अंदर कॉमन है।